नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से लाइव। क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। इससे पहले भी आए हैं। मैं सभी का अपनी ओर से आप सबका यहाँ पहुँचने पर, क्योंकि आप सबके निमित्त आज ये कार्यक्रम है, अपनी ओर से सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और आप सबको आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए भी आप सभी को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपने अपनी जो सफलता है कड़ी मेहनत से प्राप्त की है, और इसमें आपका जो आपने अपनी लगन से, मेहनत से, परिश्रम से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको आज ये नया मैं कहूँ कि आपके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। उसके लिए मैं आपको भी, आपके परिवार के लोगों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा ये अभियान लगातार चल रहा है। प्रत्येक विभाग में हम प्रत्येक दिन पिछले कई महीनों से लगातार नियुक्ति पत्र प्रदान करने के इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। उसके पीछे हमारा हेतु है कि आप अपनी नई सेवा शुरू करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ऊर्जा से और परिपूर्ण होकर जाएं और आपको प्रोत्साहन मिले, आपको अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो। इसी के निमित्त ये सब कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किए थे। हमने 2021 में खेल नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी थे, उनको आउट ऑफ टर्न जो नौकरी देने का हमने वायदा किया था, आज उसको हम उस वायदे को धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही हमने तय किया कि युवा जो है खेल की दुनिया में जो उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा, उसकी भी हम हौसला अफजाई करेंगे, उनको सरकारी नौकरी देंगे। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत लंबे समय से इसकी जरूरत भी थी, और लंबे समय से हम सब महसूस करते थे कि इसको खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसको दिया जाए, और लेकिन पहले के समय में नहीं हो पाया। हो जाना चाहिए था, पहले हो जाता तो और सब लोगों को मौका मिल गया होता और पहले अवसर मिल गया होता। पहले के समय में इस प्रकार का एक वातावरण नहीं था कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जाए, बल्कि खिलाड़ियों को हमेशा टरकाने का काम, उनको हमेशा कहीं ना कहीं टालने का काम हुआ है। और जो खिलाड़ियों की जो भावना थी, उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम, कुचेष्टा लगातार होती रही, इसलिए ये सब काम नहीं हो पाया। आप सब भली भांति जानते हैं कि ये कई बार मैं जब भी आजकल ऐसे कार्यक्रमों में जा रहा हूं, तो बहुत सारे, जैसे अभी हांकी जी परसों हम लोग वहां हमने 700 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया। बस टर्मिनल बन रहा है हमारा हल्द्वानी में, काठगोदाम में। तो मैं कह रहा था कि मेरे मन में प्रश्न आता है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी प्रश्न मेरा नहीं है, आप सबको नौकरी पहले मिल जानी चाहिए थी, आउट ऑफ टर्न पहले हो जाना चाहिए था, 4% का कोटा पहले लागू हो जाना चाहिए था, ये नियुक्ति पत्र का जो वितरण है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो कैलेंडर है वो पहले ही बन जाना चाहिए था, रिक्तियां पहले ही भरी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। तो ये प्रश्न मुख्य सेवक के नाते मेरे मन में आ रहा है, तो मैं सोचता हूं कि ये प्रश्न हम सबके मन में होगा, लेकिन इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। इसका उत्तर हम सब लोगों को स्वयं खोजना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और जब हम मिलकर इसका उत्तर खोजेंगे तो इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। हमने सरकार गठन के बाद से ही जो खेलों के साथ ही खिलाड़ियों को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए
तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी काम किया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सम्मानित करने का काम भी हमने किया है उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर। मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतकर लाएं, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार निश्चित रूप से आप सबका प्रोत्साहन करेगी जो हमारे खिलाड़ी हैं। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने आज आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रक्रिया सभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पदक विजेता है, वो एक संजीवनी का कार्य करेगी और खेलों के प्रोत्साहन का भी कार्य करेगी। इसके साथ ही आज जो उद्यान विभाग और परिवहन विभाग में भी जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, उनका भी जो चयन हुआ है सहायक के रूप में, आपका चयन इस विभाग में एक नई जिम्मेदारी आपको एक ये आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्योंकि मैं एक बात और आज कहना चाहता हूं कि हमने तय किया था, मैंने जब 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व पर काम करना शुरू किया था, उसी समय से मैंने तय किया था, संकल्प लिया था कि जितनी भी सरकारी हमारे पद रिक्त हैं, उन सभी सरकारी पदों को भरेंगे और पारदर्शिता के साथ भरेंगे। बीच में कुछ रुकावटें भी आई, कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने खड़े हुए, लेकिन हम उसमें कतई भी रुके नहीं, कतई भी झुके नहीं और लगातार हमने कदम आगे बढ़ाए। उसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अभी पिछले 3 माह में 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र हम यहाँ पर दे चुके हैं। अभी नर्सिंग अधिकारी के पद पर 1376, नगर निकाय और नगर पालिका में 226, लोक सेवा आयोग के तहत 82 के पद पर 892, अभी सहायक लेखाकार के पद पर 104, डिप्टी जेलर और बंदी रक्षक के पद पर 312, पंचायती राज विभाग में 350, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर 394 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। भाइयों बहनों, हम कतई भी, मैंने कल भी कहा कि हम कहने पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, काम करने पर विश्वास करते हैं। क्योंकि काम होगा तो कहना नहीं पड़ेगा, काम स्वयं बोलेगा। हम कोई झूठ का पुलिंदा भी नहीं लोगों के सामने रखते हैं, ये आंकड़े हैं और इस सच्चाई को सबके सामने रखते हैं। और ये 3 महीने के आंकड़े मैंने आप सब लोगों के बीच में जो रखे हैं, यदि मैं 2.5 साल की बात करूं तो आंकड़ा लगभग 20,000 से भी अधिक बैठेगा। ये इसलिए संभव हो सका, जिसके बारे में गणेश जोशी जी ने कहा, अभी हमने नकल का अध्यादेश लाए और नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का हमने काम किया। हमने संकल्प लिया था कि नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल शुचिता के साथ होनी चाहिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। जो योग्य हैं, जिनके अंदर योग्यता, प्रतिभा, क्षमता है, उन्हीं को अवसर मिलना चाहिए। और ये भी हमारा संकल्प था और ये संकल्प भी पूरा हुआ। भर्ती प्रक्रिया को रोकना एक नौजवान युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था। उनका करियर भी खराब हो रहा था, उनका समय भी खराब हो रहा था। और हमने तय किया कि जो भी इस प्रक्रिया में बाधक बनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी हमारे नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, हम जीरो टॉलरेंस नीति के विरुद्ध, नीति के तहत उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। और हमने ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की, आप सब लोगों ने देखा होगा। इसी का परिणाम है कि 100 के लगभग जो नकल माफिया थे, आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैं आप सबसे, जिनको आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे, अपना काम सर्वोत्तम करने का करेंगे, अपनी पूरी प्रतिभा के साथ, क्षमता के साथ। जो भी आपको भगवान ने योग्यता दी है, उस योग्यता का 100% आउटपुट देने के लिए आप संकल्प लेकर अपने क्षेत्रों में जाएंगे। आप समय से कार्यालय जाएंगे,
अपने जीवन की एक जो दिनचर्या है, पहले दिन से, जिस दिन से आपको सेवा का कालखंड प्राप्त हो रहा है, जिस दिन से आपकी सेवा शुरू हो रही है, उस दिन से ही आप अपना एक दिनचर्या का चार्ट बनाएंगे और ये सोचकर कि अब मुझे इस सेवा में हमेशा अपना सर्वोत्तम देना है, मेरी जितनी क्षमता है, जितनी प्रतिभा है, उससे ज्यादा देना है और मन मार के नहीं देना है। कई बार होता है कि हम नौकरी में चले जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, कहीं हमको ड्यूटी मिल जाती है, अरे हम सोचते हैं दिन भर तो यही काम करना है, क्या करें आज दिन भर में 5 काम, 10 काम, 15 काम, अब इसके बाद ये, इसके बाद वो, उसके बाद ये कतई नहीं सोचना है। आपको लगना है कि जो भी काम दिया गया है, मुझे काम के अवसर की प्रतीक्षा करनी है कि मुझे काम मिलेगा और मैं सबसे अच्छा करूंगी। सीएम धामी को भी आप लाइव सुन रहे थे और करते खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अकबर नगर में एलडीए की लापरवाही से हादसा। लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है, एलडीए की लापरवाही से हादसा हो गया है। अकबर नगर में गुस्साई जनता और पुलिस में झड़प, कई गाड़ियों के शीशे टूटे, लोग बोले स्टे के बाद भी गिरा रहे घर। तो लोगों का कहना है कि स्टे के बाद भी घर गिराया जा रहा है और इसको लेकर जनता और पुलिस के बीच झड़प हो गई, कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। और अकबर नगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एलडीए की लापरवाही से हादसा हो गया और इस दौरान जो पुलिस और जनता में झड़प भी देखने को मिली, जहां कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए और लोगों का कहना है कि स्टे ऑर्डर के बाद भी घर गिराया जा रहा है। अलग डायरेक्शन थे, उसी क्रम में जो है कार्रवाई की जा रही थी। अंदर जो है एक कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट था जिसको गिराया जाना था, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और उसे ही जो है पोकिंग लगा के गिराया जा रहा था। वही बिल्डिंग गिरी है, उसी संभवतः उसी के क्रम में जो है कुछ अफवाहें फैला दी गई थी। इस क्रम में लोगों ने पथराव किया था, बट तत्काल ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और लोगों को समझा करके अंदर भेजा गया। फिलहाल किसी तरह के किसी पुलिसकर्मी के इंजर्ड होने की कोई सूचना नहीं है। पब्लिक के लोगों से भी मैंने स्वयं भी अभी पूछा है, तो अभी किसी तरह की इंजरी की बात उन्होंने नहीं बताई है। यदि इसमें और कोई अपडेट आता तो आप मेरे साथ शेयर किया। ये अकबर नगर में जो है एनडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों की तरफ यहाँ पर चल रही थी, जिसमें आज भी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी गई है। अब सामान्य है पूरी तरीके से स्थिति और ट्रैफिक भी यहाँ पर खोल दिया गया है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है और अब आगे जो है कोई और अपडेट अगर हमें मिलता है तो आपको। पथराव में कोई घायल तो नहीं हुआ पुलिस? नहीं, बिल्कुल भी कोई घायल नहीं हुआ है। अभी इस तरीके की कोई सूचना हमारे पास नहीं है, किसी भी तरीके की जनहानि की सूचना नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी पुलिसकर्मी भी इसमें घायल नहीं है। कोई भी अपडेट वर्तमान में हमारे पास नहीं। माननीय उच्च न्यायालय ने जिनकी रेट डिसमिस की थी कमर्शियल लोगों की, उन कमर्शियल में कुछ मकान गिर गए थे और 3 मकानों को बाद में चिन्हित किया गया था कि 3 जो बड़े प्रतिष्ठान थे वो उनका डिमोलिशन नहीं हुआ था, उनके लिए डिमोलिशन ड्राइव आज लगाई गई थी। उसमें 2 गिर गए थे, तीसरा मकान भी गिर गया। उसके बाद कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर, लोकल लोगों ने, उनको ये भ्रम था कि रेजिडेंशियल भी गिराया जा रहा है, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और किसी का रेजिडेंशियल जब तक हम लोग उसको स्थापित करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे, उसके लिए कैंप लगा हुआ है, उसके बाद ही उनका 31 तारीख के बाद ही रेजिडेंशियल मकानों के बारे में हम लोग किसी। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, जहां अकबर नगर में एलडीए की लापरवाही से हादसे की खबर जो है वो मिल रही है। बताया जा रहा है कि जनता और पुलिस के बीच जो है झड़प भी हो गई और कई गाड़ियों के इस दौरान जो है शीशे भी टूटे। मामला अकबर नगर का बताया जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि स्टे के बाद भी घर गिराया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रमन मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। रमन, क्या है पूरा मामला? जो ही कल लखनऊ के अकबर नगर इलाके में जो घटनाक्रम हुआ कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस तरीके से अचानक बुलडोजर पहुंचा और अतिक्रमण शुरू हो गया, उसके बाद में पथराव हुआ, पुलिस फोर्स पहुंची और लास्ट में जो मामला निकल के आया वो कुछ और ही था। जिस तरीके जो सूचनाएं दी गई वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अफवाह थी। आपको बता दें ये वही अकबर नगर इलाका है जहां पे अभी कुछ ही दिन पहले हाई कोर्ट ने 31 मार्च तक इस इलाके को खाली कराने का आदेश दिया है और जिसके बाद में हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जितने भी झुग्गीवासी हैं उन सब को अलग विस्थापित करने के बाद में उसके बाद में वहां पर
बुलडोजर की कार्रवाई, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन जब कल अचानक से बुलडोजर पहुंचा तो लोग पैनिक हो गए और अचानक से वहां पर पथराव शुरू हो गया। वहीं जैसा कि आपने भी अधिकारियों को सुना, आपने जॉइंट कमिश्नर को सुना और एलडीए वीसी जो है इंद्रमणि त्रिपाठी, उनके बयान को सुना। उनका उन्होंने बाद में बताया कि जो ध्वस्तीकरण था वो 3 कमर्शियल बिल्डिंगों का होना था, ना कि रेजिडेंशियल मकानों का होना था। उनका ये कहना था कि जिन 3 कमर्शियल बिल्डिंगों के लिए अलग से याचिका हाई कोर्ट में थी और हाई कोर्ट के आदेश पर वो इमारतें डिमोलिश करने के लिए वहां पर एलडीए की टीम पहुंची थी। वहीं पर वहां लोगों ने अफवाहें फैला दी और लोग, झुग्गी में रहने वाले लोग इकट्ठा हो गए और कहीं पथराव शुरू हो गया। साथ में एलडीए वीसी ने ये भी बताया कि जिन लोगों ने क्लेम किया है कि उनके मकानों को क्षति पहुंची है, ऐसे 7 लोग नाम निकल कर आए जिन्हें तुरंत प्रधानमंत्री आवास पास कर दिया गया और उन्हें लोग ये तुरंत आरोप 24 लगा रहे घंटे हैं में कि स्टे ऑर्डर मिलने के बावजूद जो है ये कार्रवाई की जा रही है, घर गिराया जा रहा है। नहीं तो यही तो वहां पे कंफ्यूजन हुआ। जो स्टे ऑर्डर मिला है वो झुग्गी वासियों को मिला है, लेकिन ये 3 कमर्शियल बिल्डिंगों के लिए अलग से याचिका थी जी। जो जिस पर स्टे मिला है वो स्टे अब नहीं रह गया है। स्टे पर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। स्टे दिसंबर में दिया था, उस पर हाई कोर्ट ने भी 2-3 दिन पहले फैसला दिया है कि 31 मार्च तक जितने भी झुग्गीवासी हैं, लगभग उसमें 1000 से 1200 घर हैं, सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें विस्थापित किया जाए और उसके बाद में उसे खाली कराया जाए। लेकिन उसमें 1000-1200 झुग्गी वाले जो याचिका थी उससे अलग इन 3 कमर्शियल बिल्डिंगों के लिए याचिका अलग से थी और इस पर हाई कोर्ट ने आदेश तुरंत गिराने का दिया था, जिसको ढहाने के लिए एलडीए की टीम पहुंची थी। लेकिन क्योंकि वो आबादी भरा इलाका है, वहां पर बुलडोजर पहुंचा तो लोग पैनिक हो गए और कहीं ना कहीं तुरंत सूचनाएं दूसरे तरीके से मोड़ दी गई कि बुलडोजर आया है तो रेजिडेंट। तो अकबर नगर में एलडीए की लापरवाही से बड़ा हादसा होने की खबर सामने आ रही है, जहां की बताया जा रहा है कंफ्यूजन के चलते इस दौरान जो है पुलिस और जनता के बीच झड़प भी हो गई। और दिल्ली से एक और जानकारी सामने आ रही है। आज होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। कई राज्यों के प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे बैठक में मौजूद। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और सीईसी के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और सीईसी के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि कई राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। हरियाणा, हिमाचल समेत अन्य कई राज्यों पर चर्चा इस दौरान हो सकती है। और बढ़ते हैं आगे। सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल सीमा पर बेखौफ दिन दहाड़े चावल और चीनी की तस्करी हो रही, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सिद्धार्थनगर के थाना कपिलवस्तु का बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि साइकिल और बाइकों पर चावल की बोरियों को रखकर बॉर्डर पार कराया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर आए दिन तस्करी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर तस्करी का ये मामला एक बार फिर से सामने आ रहा है। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन का अंतिम दिन आज। बीजेपी सपा आज कराएगी प्रत्याशियों का नामांकन। बीजेपी ने 7 एमएलसी प्रत्याशी किए हैं घोषित। 3 एमएलसी सीटें बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को दी। अपना दल से आशीष पटेल का प्रत्याशी बनना तय। आरएलडी से योगेश चौधरी का नाम पहले से घोषित। बीजेपी ने एसबीएसपी को भी दी है 1 सीट। तो एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन का आज अंतिम दिन है। लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है। और वहीं नोएडा से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अलविश यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई का मामला दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकती है नोएडा पुलिस जल्द मामले में दायर कर सकती है चार्जशीट। करैत प्रजाति के
सांपों की जहर की हुई थी पुष्टि। पूछताछ के लिए सवालों की सूची भी तैयार कर ली है और सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। पूछताछ के लिए सवालों की लिस्ट जो है वो तैयार कर लिया गया है और करैत प्रजाति के सांपों की जहर की पुष्टि की गई थी। पीपल फॉर एनिमल संस्था ने मामला दर्ज कराया था। थाना सेक्टर 20 पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। नोएडा से दोबारा पूछताछ के लिए एल्विश यादव को नोएडा पुलिस बुला सकती है और रेप पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई का ये मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, एक बार फिर से जो एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्या जानकारी है? देखिए जी, बिल्कुल जिस तरीके से जो है नोएडा में जो एल्विश का जो मामला चल रहा था एल्विश यादव का, तो उसको लगातार उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा था, जब एल्विश यादव पे जो आरोप लगाया गया था कि उनको जो है रेप पार्टी में जहरीले सांपों का जो है बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा आज नोएडा पुलिस उससे पूछताछ के लिए बुला रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार जिस तरीके से एल्विश यादव जो है लगातार इस चीजों को लेकर अपने मुकर रहे थे बातचीत करने के लिए, क्योंकि पहले जब पुलिस ने उन्हें बुलाया था तो पुलिस के आरोप हो गए यही, उन्होंने कहा, खंडन करते हुए कहा कि मेरे पे जिसका आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद एल्विश यादव जो है दोबारा से आज कहीं ना कहीं जो है नोएडा पुलिस के शिकंजे में कसते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मुकदमा एल्विश यादव पर जो है हरियाणा में लिखा गया था, लेकिन उसके बाद नोएडा पुलिस को जो है काफी चर्चे में मामला रहा था। लेकिन आज फिर से जो है एल्विश यादव की जो मुश्किलें हैं वो काफी कम होने का नाम नहीं ले रही। दोबारा नोएडा पुलिस जो है उससे पूछताछ के लिए जो है नोएडा बुलाएगी। थाना सेक्टर 20 क्षेत्र के अंतर्गत क्योंकि केस जो है ट्रांसफर कर दिया था उस समय, तो लेकिन आज फिर से एल्विश यादव की जो मुश्किल है वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि तमाम अधिकारी आज एल्विश यादव पे नजर बनाए हैं। क्योंकि एल्विश यादव ने पहले जो अपना आरोप लगाया था उसे खंडन करने के लिए तो पुलिस जो है पूछताछ कर रही थी, लेकिन आज फिर से जो है एल्विश यादव को बुलाया गया और एल्विश यादव के खिलाफ कहीं ना कहीं से दोबारा जो है सबूत पुलिस ने इकट्ठे कर लिए। नोएडा पुलिस ने उससे पूछताछ करेगी। जिस तरीके से जो एक संस्था ने इस पे आरोप लगाया था कि एल्विश यादव जो है नोएडा के सेक्टर 51 में जो है जहरीले सांपों को जो है बिक्री करते हैं, उनका जहरों को बेचते हैं, लेकिन आज फिर से एल्विश यादव की जो मुश्किलें वो कम होने का नाम नहीं ले रही। जी, बताया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस जो है मामले में चार्जशीट दायर कर सकती है और वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि इसके लिए प्रश्न भी उनकी पूछताछ के लिए जो है तैयार कर लिए गए हैं। कब तक उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है नितिन? देखिए जी, बिल्कुल जिस तरीके से जो है चार्जशीट भी जो है नोएडा पुलिस आज उसके लिए तैयार कर ली गई है, लेकिन पूछताछ की जिस तरीके से जो है जो संगठन था उसने जो आरोप लगाया था एल्विश यादव पे कि एल्विश यादव जो है पूरी तरीके से सांपों का जहर जो है सप्लाई करते हैं, इस मामले को लेकर तो पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर लिया। लेकिन आज एल्विश यादव को सूत्रों के हवाले से खबर पता चलेगी कि नोएडा में एल्विश यादव को दोबारा नोएडा पुलिस बुलाएगी, उससे पूछताछ करेगी। कहीं ना कहीं जो शिकंजा है वो बड़ा एल्विश यादव पे कसा जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा आरोप जो आज लगाया गया एल्विश यादव पे, एल्विश यादव ने खुद इस आरोप पे जो है मुकरते हुए कहा कि मेरे को जो है फंसाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से जो मैं अपने अच्छी मेरी छवि है उस छवि को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। लेकिन फिर आज दोबारा एल्विश यादव ने इस बात को देखते हुए फिर नोएडा पुलिस के द्वारा संज्ञान में आते हुए एल्विश यादव पे दोबारा से ये शिकंजा कसा गया और कहा गया है कि एल्विश यादव को जो है कहीं ना कहीं जो है पूछताछ की जाएगी एल्विश यादव से। और साथ इस तरीके के सांपों की बिक्री एल्विश यादव करते थे और जो जहरों का व्यापार यहाँ पर करा जाता था, जैसे मॉल के उसके अंदर पार्टियों के अंदर जो इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन उससे पहले जब पता चला कि एल्विश यादव का नाम सामने आ रहा है तो उस समय एल्विश यादव से काफी पूछताछ करने के बाद एल्विश यादव मना कर रहे थे। लेकिन आज फिर से जो एल्विश यादव के खिलाफ जो है चार्जशीट दायर करने के लिए पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और एल्विश यादव को पूछताछ के लिए आज फिर दोबारा नोएडा बुलाया जाएगा। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।